नमः माहेश्वराय। मैं आशुतोष आज आप लोगों को वर्णों का प्रयत्न इस विषय पर चर्चा करूंगा। इसके पहले हमने वर्णों का उच्चारण स्थान को विस्तार से बताया, जिसमें कौन सा वर्ण किस स्थान से, मुख के किस स्थान से बोला जाता है, उस चीज़ को हमने विस्तार से बताया। जैसे च वर्ग तालु वाले स्थान से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा वाले स्थान से बोला जाता है, दंत वर्ग तथा दधन दंत से बोला जाता है जो त वर्ग है। कहने मतलब यह है कि जो भी वर्ण थे, चाहे वह स्वर हो अथवा व्यंजन हो, उनका उच्चारण स्थान क्या है, कैसे है, इन सारी चीज़ों को हमने अगली वीडियो में बता दिया था। अब इस नए वीडियो में हम आपको वर्णों को बोलने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, जिसको संस्कृत में प्रयत्न कहा जाता है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि वर्णों का प्रयत्न क्या है, कैसे हम प्रयास करके वर्णों को बोल पाते हैं, कितने प्रकार से हम प्रयास करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रयत्न। प्रयत्न शब्द दो पदों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, एक प्र उपसर्ग पूर्वक यत्न पद से। यत्न का अर्थ है प्रयास और प्र अर्थ है विशेष प्रकार का। विशेषता के अर्थ में आया है विशिष्ट प्रकार से, अर्थात जो हम वर्णों को बोलने का प्रयास करते हैं, किसी भी वर्ण को, चाहे वो स्वर हो अथवा व्यंजन हो, किसी भी वर्ण को हम बोलने का जो प्रयास करते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रयत्न। और यह प्रयत्न ही वर्णों के बोलने में प्रयास को व्यक्त करता है, दर्शाता है ना। तो अब देखिए, जिसमें हमने देखा कि प्रयत्न दो पद से है, प्र माने विशेष और यत्न माने प्रयास करना। विशेष प्रकार का जो हम प्रयास करते हैं वही क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न जैसे वर्ड हम बोल रहे हैं, तो देखिए अक्सर हम लोग मानव ये होता है कि हम मुख में ही वर्ड को, जैसे क ख ग जो भी है मुख में आता है, मुख से ही बोल देते हैं ना। लेकिन नहीं, देखिए जो वर्णों का हम प्रयास करते हैं, जो वायु हमारी निकलती है अंदर से, वह नाभि से शुरू होती है। कहाँ से? नाभि से, अर्थात बोदरी जो गांव जो कहते हैं, तो नाभि से शब्द उत्पन्न निकलता है, शुरू होता है, फिर आता है गले में, गले से मुख में, मुख से बाहर निकल आता है। ठीक हो गया ना। ये अगर आपको प्रैक्टिकली देखना हो कि वास्तव में क्या नाभि से ही हम प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट मुख से, तो वो आप देखिए, जब जो 70 साल या 50-60 साल के होंगे, कोई महिला हो या पुरुष हो जो धोती पहनने वाले हों, ठीक है, उनसे आप बात करिए तो देखेंगे आप, जब उनसे बात करेंगे, जब वो आदमी या औरत बोलेगी, तो उसका ये जो नाभि वाला स्थान जहाँ वो अपनी साड़ी बांधते हैं, वो ऐसे, पुरुष धोती और महिला साड़ी, तो यहाँ ऐसे ऐसे हिलेगा। इसको आप देखेंगे ध्यान से तो ज़रूर आपको मिलेगा कि यहाँ जो है हिल रहा है। वो हिलने का, जब वो बोलेगी तभी, वैसे नहीं, जब वो बोलेंगे तभी ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इससे क्लियर हो जाता है कि जो वर्णों का हम प्रयास करते हैं वह शुरुआत नाभि से होती है, मूल नाभि से है। यहाँ से बोलते हैं, फिर वायु हमारी गले में आती, गले से मुख में, मुख से बाहर निकल आती है। ठीक हो गया ना। यही प्रयास है। अगर कोई पूछे प्रयास क्या है, तब बस इतने कहेंगे कि वर्णों को बोलने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, वही वर्णों का प्रयत्न कहलाता है। अब यह प्रयत्न जो है दो प्रकार का होता है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। प्रयत्न या यत्न, दोनों आप कह सकते हैं इसको। ये दो प्रकार का होता है। पहला है आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। आभ्यंतर को ही हिंदी में कहते हैं भीतर या आंतरिक हम कह सकते हैं, और बाह्य को बाहर। जैसा कि संस्कृत
जब हम भट्टोजी दीक्षित की वृत्ति को पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा। यत यहाँ अलग करेंगे, यहाँ संधि हुई है, यहाँ था यत्न, अर्थात यत्न द्वि माने दो और धा माने प्रकार। ठीक हो गया ना, कि जो यत्न है वह द्वि माने दो और धा माने प्रकार। यत्न दो प्रकार का होता है, यत्नो द्विधा। कौन कौन सा? आगे लिखे आभ्यंतरो बाह्यस्य, आभ्यंतरो बाह्यस्य, अर्थात यह जो यत्न है, वर्णों को बोलने का जो हमारा प्रयास है वह दो प्रकार का होता है। द्वि माने दो, धा माने प्रकार, दो प्रकार का होता है। एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। च माने और दूसरा क्या हो जाएगा? बाह्य। अर्थात जो हमारा प्रयास है वर्णों को बोलने का वह दो प्रकार का, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। अब हम आगे देखते हैं कि आभ्यंतर कितने प्रकार का है। आभ्यंतर मतलब भीतर, अर्थात जब हम वर्णों को यहाँ नाभि से बोलने का प्रयास किए, जब तक वह मुख में रहा, मुख से बाहर नहीं निकला, तब तक वो क्या है? आभ्यंतर है, भीतर है, आंतरिक प्रयास है। अब जैसे ही वर्ण बाहर निकल आया तो वह कैसा प्रयास हो गया? वह बाह्य प्रयास हो गया। ठीक है ना, अंदर से रहा तो क्या हुआ? आभ्यंतर या आंतरिक। अब मुख के बाहर आ गया बाह्य। क्लियर एकदम। अगर इसको और अच्छे से देखना हो तो जो हकलाता है व्यक्ति, वर्ण को बोलने में हकलाने लगता है, जो तुतलाते हैं वो नहीं, तुम तहाँ गए थे बोले नहीं, जो हकलाते हैं। जैसे मान लीजिए वो बात करते करते आपसे कहेंगे तुम कहाँ गए थे, मैं ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं, तो देखिए वो प्रयास करता है आदमी, मतलब कि उसकी सांस देखिए, वो मतलब कि हाफ देता है बोलने में वर्ड को। जो हकलाने वाले होते हैं कि तो हके मारब, देखिए तो वो देखिए तो हके शब्द को बोलने में कितना प्रयास किया। जो हकलाते हैं वो एकदम क्लियर उससे हो जाता है कि हाँ वास्तव में वर्ड को बोलने में हम वास्तव में प्रयास करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक हो गया ना, कोई भी कार्य हम करते हैं प्रयास करते हैं, तो वैसे वर्ड को जब हम बोलेंगे तो प्रयास करेंगे। ठीक हो गया ना, तो वह प्रयास हमारा जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर एक बाह्य। आभ्यंतर मीन्स आंतरिक, जब वर्डों का हम अंतर से बोलने का प्रयास करते हैं, नाभि से लेकर मुख के अंतर तक जब वायु होती है तब तक आभ्यंतर है, आभ्यंतर, और जब वही बाहर निकल आती है तो बाह्य बन जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रयास हैं। अब हम देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। सिर्फ अभ्यंतर पर हम चर्चा करेंगे, बाह्य के लिए नया वीडियो बनाएंगे, उसमें क्लियर करेंगे। ठीक हो गया? तो ये जो आभ्यंतर होता है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अच्छा, प्रकार इसी समय देख लेते हैं। बाह्य को देख लेते हैं। बाह्य कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। 2 है, एक आभ्यंतर है, यह 5 प्रकार का हो गया। बाह्य प्रयत्न कितना हो गया? 11 प्रकार का। ठीक ना। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए एकदम आसान तरीका है। आ एक वर्ड समझिए, य दूसरा वर्ड, त तीसरा वर्ड, र चौथा वर्ड, आधा भ और आधा न, जब इन दोनों को मिला देते हैं तो 5वां वर्ड कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आभ्यंतर इस पद में ही 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्णों से हम पकड़ लेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। आ 1, य 2, त 3, र 4, भ और न मिला के 5 वर्ड हो जाते हैं। इस प्रकार से आभ्यंतर 5 प्रकार का होता है। अब बाह्य को देख लेते हैं। बाह्य और आसान है, यह 11 प्रकार का है। इसी ब को ऐसे यदि हम मिटा देते हैं तो हमको स्पष्ट यहाँ 11 मिल रहा है। देखिए लिखा है ना 11, देखिए बाह्य लिखा है। आप इस बस व वाले अक्षर को इतना मिटा देंगे तो देखिए यहाँ स्पष्ट 11 आपको दिख रहा है ना।
तो इस प्रकार से हम अभ्यंतर और बाह्य को आसानी से याद कर लेते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक हो गया ना। ये तो हो गया कि प्रकार को कैसे हम याद करेंगे कि अभ्यंतर कितने प्रकार का है और बाह्य कितने प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं कि अभ्यंतर में जो प्रकार है वह कौन कौन सा है, कैसे है, उस चीज़ पर हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्पृष्ट वर्ण आते हैं। स्पृष्ट, दूसरा है ईसत स्पृष्ट, तीसरा है विवृत, चौथा है, वैसे विवृत लास्ट में करेंगे ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसमें सारे स्वर्ण वर्ण आते हैं। ईसत विवृत पहले कर देते हैं, विवृत, फिर चौथा है आपका विवृत और पांचवा है संवृत। ये 5 प्रकार के होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। कितने प्रकार के हैं? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। यह 5 प्रकार का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। हमारा जो आंतरिक प्रयास होता है वो 5 प्रकार का है। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। अब अलग अलग हम देखेंगे कि स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं, ईसत स्पृष्ट कौन से हैं, ईसत विवृत कौन से हैं, विवृत कौन से हैं और संवृत वर्ण कौन से हैं, जिसको हम अलग अलग अब करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पृष्ट। देखिए भट्टोजी दीक्षित स्पष्ट लिखते हैं कि जो स्पृष्ट होता है इसका सूत्र इन्होंने कहा कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। क्या कहा? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। अर्थात स्पर्श वर्णों का जो प्रयत्न होता है वही स्पृष्ट कहलाता है। अब ये हुआ स्पर्श वर्ण कौन से हैं? स्पृष्ट का अर्थ ही होता है स्पर्श करना, टच करना। स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है? स्पर्श करना या टच, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना। तो टच करना, स्पृष्ट मतलब स्पर्श करना या टच करना ना। अंग्रेजी मतलब गाना भी बहुत सारे निकले हैं कि डोंट टच माई घघरिया रंग रसिया। कौन सा गाना है? डोंट टच माई घघरिया रंग रसिया। तो घघरिया को डोंट टच मीन्स टच मत करो। टच मतलब वही स्पर्श करना। तो ऐसे वर्ड जो अपने उच्चारण स्थान को पूर्णतः स्पर्श करते हैं उसको स्पृष्ट वर्ड कहा जाता है न। तो इसके लिए फिर एक वृत्ति लिखते हैं, कादयो मावशानाम स्पर्शाः। कादयो मावशानाम स्पर्शाः। स्पर्श वर्ण कौन है? तो कादयो मीन्स क आदि, क से लेकर के म तक, क से म तक अर्थात जितने 25 व्यंजन वर्ण हैं इनको कौन सा वर्ण बोलेंगे? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं। कौन सा? स्पर्श व्यंजन वर्ण। देखिए अभ्यंतर में हमने सबसे पहले लिखा स्पृष्ट को। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना या टच करना। अर्थात यदि कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो आप सीधी परिभाषा देंगे कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो अपने उच्चारण स्थान को पूर्णतया स्पर्श करके बाहर निकले तो वह कैसा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। तो स्पृष्ट व्यंजन वर्ण हैं। इसकी वृत्ति है स्पर्शा, लिखा ना कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम।
स्पर्श वर्णों का प्रयत्न ही स्पृष्ट कहलाता है। काद्यो मावशा नाम स्पर्शाः, अर्थात क से लेके म तक के जितने वर्ण हैं वह स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ऐसा भट्टोजी दीक्षित अपने वृत्ति में लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया कि स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं, तो वे वर्ण जो अपने उच्चारण स्थान को पूर्णतः स्पर्श करते हैं वह स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या है 25। ये क से लेके म तक इनकी गणना की गई है। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, स्पृष्ट वर्ण कितने हैं, 25 हैं। कौन से हैं, तो क से लेके म तक के सभी वर्ण 25 वर्ण आ जाते हैं। स्पृष्ट प्रयत्नम कह, तो अरे स्पर्शा नाम प्रयत्नम किम स्पृष्टम, ये आप बताएंगे। कादेव मावशा नाम किम स्पर्शाः, ऐसा क से म तक के वर्ण को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये आपका पहला हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा नंबर एकदम आसान है बस आप इसको समझते चलिए। अभी क्लियर करके दिखाएंगे कैसे स्पर्श कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। दूसरा नंबर आपका आता है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट, ईसत का अर्थ होता है कुछ, ईसत का अर्थ होता है कुछ, और स्पृष्ट माने स्पर्श करना, कुछ ही स्पर्श करे। अपने किसको स्पर्श करेगा, अपने उच्चारण स्थान को। वर्ण किसको स्पर्श करेगा, हमको आपको तो करेगा नहीं, करेगा किसको, उच्चारण स्थान को। तो कहा कि ईसत माने कुछ, स्पृष्टम माने स्पर्श करे, कुछ ही स्पर्श करे। जब को ऐसा वर्ण जो अपने उच्चारण स्थान को कुछ ही थोड़ा ही स्पर्श करे वह ईसत स्पृष्ट कहलाता है। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व, जिसको हम अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके बारे में हम अच्छी प्रकार से आपको बता चुके हैं। अंतःस्थ, ठीक है। ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पूछा जाता है अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं, तो यर ल व है, किस प्रत्याहार में आते हैं, यण प्रत्याहार में आते हैं। इसको और किस, इसका उच्चारण स्थान, इसका प्रयत्न क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ईसत स्पृष्ट। देखिए कैसे है। अब यहाँ आप र को लीजिए, र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऋतु सा नाम मूर्धा। मूर्धा मतलब जीवा के ऊपर वाला स्थान, ये ऊपर वाला, ठीक। मूर्धा मूर्धा से बताए थे, तो ऊपर वाला जो स्थान वो मूर्धा है। जैसे हम ट, ठ, ड, ढ, ड कहते हैं तो हम देख रहे हैं जीवा ऐसे है। जब ट कहें तो ऐसे होती है, पूरा यहाँ तक आती है ऐसे, ट, फिर ऐसे यहाँ आएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, ट, ठ, ड, ढ, ड़, पूरा। मतलब ये नहीं कि यहाँ तक इतने रुक गए, नहीं, पूरा ऐसे ट। लेकिन जब कहते हैं र, देखिए र इतना ही आई, इतना नहीं हुई, स्पर्श की लेकिन थोड़ा सा र। अब अगर हम कहें कि पूरा घुमा के बोल दे र, तो नहीं बोल पाएंगे। देखिए र, देखिए बोल नहीं पा रहे हैं, जीभ जहाँ पूरा घुमाएं वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो यह कुछ ही स्पर्श कर रहा है, र र र, इतना है, ट ठ यहाँ तक आ रहा है। तो ये है, इससे आप पकड़ ले जाएंगे। प्रैक्टिकली करिए, सब पूरा वैज्ञानिक है। संस्कृत में कोई भी झूठापन नहीं, एकदम प्रामाणिकता है वैज्ञानिकता के साथ। इसमें कोई भी आप ये कहीं मनमाना हम कर दें तो ऐसा नहीं है, वो एकदम क्लियर है। तो ईसत स्पृष्ट माने जो अपने उच्चारण स्थान को, ईसत माने कुछ ही, स्पृष्ट माने स्पर्श करे, उसको ईसत स्पृष्ट कहते हैं। जिसके अंतर्गत य, र, ल, व वर्ण आते हैं, जिसका हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि कैसे वह अपने स्थान को थोड़ा ही स्पर्श कर रहा है। फिर चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। ईसद विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, और ईसत माने कुछ। ईसत का अर्थ हो गया क्या, कुछ। अर्थात जब वर्ण का उच्चारण करते समय हमारा मुख कुछ ही खुला हो, पूरा पूरा नहीं, कुछ ही खुला हो। जैसे ईसत माने कुछ, अविवृत माने खुला हो।
ना। तो जब हम ऐसे आप बता दें कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारा मुख थोड़ा ही खुला हुआ हो उसको ईषद विवृत कहा जाता है। ईषद विवृत के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, श, श, श और ह। इसको हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, ये भी बता दिया गया है। ऊष्म, ठीक हो गया ना, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? शल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो शल प्रत्याहार में आने वाले श, श, श और ह, ये चारों वर्ण ईषद विवृत कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो हम प्रयास करते हैं उसमें हमारा मुख कुछ ही खुला रहता है, पूरा पूरा खुला नहीं रहता है। देखिए जैसे अब ये तालु है, जीभ को तालु के पास रख करके बोलेंगे श, देखिए स न श। तो श कहें, देखिए जीभ पूरा, मुंह पूरा नहीं खुला, श। मूर्धनी का कहेंगे, जीभ ऊपर ले जाएंगे, श, श, देख रहे हैं श। जब तक ऐसे श ऐसे नहीं बोल पाएंगे, श दंत पे ले जाएंगे तो भी स, संतोष, देखिए श। इस तरह ह, तो हमारा मुख ढक जाता है, मतलब पूरा पूरा खुला नहीं रहता है। इसलिए इन श, 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 ह, इन 4 वर्णों का प्रयत्न जो होता है वो क्या कहलाता है? ईषद विवृत कहलाता है, जो कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसे ऊष्म व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। फिर देखते हैं चौथा, चौथा आपका है विवृत। क्या है? विवृत। विवृत का अर्थ है खुला हुआ। ठीक ना, खुला हुआ। अब विवृत वर्ण कौन से हैं? तो पूरे स्वर, पूरे स्वर, ठीक ना, पूरे स्वर जितने हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके विवृत कहलाते हैं। क्या हुआ? कहा कि जितने स्वर हैं, अब अ, आ, ई, उ, न, अ, आ, ई, देखिए अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, इसमें पूर्ण रूप से हम मुख को खोल करके इस पूरे स्वर वर्ण का उच्चारण हम कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने वृत्तिकार ने लिखा विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम न विवृतम स्वराणाम, अर्थात जो स्वर वर्ण हैं, स्वरनाम स्वर वर्णों को, षष्ठी बहुवचन का रूप है, स्वर वर्णों को विवृत कहा जाता है। इसमें मुख खुला रहता है, इसलिए विवृत स्वरनाम जितने स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके विवृत कहलाते हैं। अंतस्थ का स्पृष्ट स्पर्शानाम, वो हम क्या बता दिए थे कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श वर्णों का प्रयत्न ही स्पृष्ट कहलाता है। अंतस्थ का है वो जो आपका ईषद विवृत है, उसके लिए कहते हैं कि ईषत स्पृष्टम, स्पृष्टम अंतःस्थानाम, अंतःस्थानाम, अंतःस्था नाम, ये कहते हैं भट्टोजी दीक्षित कि जो ईषत स्पृष्ट वर्ण है वह अंतःस्था नाम, माने अंतस्थ वर्ण जितने हैं वह ईषत स्पृष्ट कहलाते हैं। फिर आता है ईषद विवृत वाला, तो ईषत विवृत, ईषत विवृतम ऊष्माणाम, तो म अनुस्वार नहीं होगा, पूरा पूरा रहेगा, तो ईषद विवृतम ऊष्माणाम। ये वृत्तिकार लिखते हैं, स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। कहा कि विवृतम स्वरणाम, अर्थात जितने स्वर वर्ण हैं उनकी कौन सा प्रयत्न कहलाता है? तो विवृत कहलाता है। जितने अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? ईषद स्पृष्ट कहलाते हैं। जितने ऊष्म वर्ण हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? ईषद विवृत कहलाते हैं, जिसको हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है। ठीक हो गया ना। तो ये होता है कि पूरे स्वर क्या कहलाते हैं? आपके विवृत कहलाते
हैं। इसमें मुख पूरा खुला हुआ रहता है, इसलिए इसको विवृत कहा जाता है। चलिए लास्ट है पांचवा संवृत, इसको देखते हैं। देखिए जो ह्रस्व अ है, क्या है, ह्रस्व अ, जब इस ह्रस्व अ का हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। जैसे हम कह रहे हैं अ ना, तो ये जो अ बोल रहे हैं, बोल सिर्फ रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, इसका सिद्धि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल मात्र रहे हैं। तो जब ह्रस्व वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तब यह ह्रस्व अ क्या कहलाता है, संवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, संवृत्त। जब हम इस ह्रस्व अ वर्ण का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। इसके लिए इन्होंने वृत्ति में लिखा ह्रस्वस्य अ वर्णस्य प्रयोगी संवृत्तम। कहा ह्रस्वस्य अवर्णस्य, विशेष विशेषण भाव है, षष्ठी एकवचन दोनों का है। तो कैसा अवर्ण, ह्रस्वस्य, अर्थात ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग होने पर, प्रयोगी मतलब उच्चारण काल में, प्रयोग मतलब क्या हो जाएगा, उच्चारण समय में कौन सी संज्ञा होगी, संवृत्त। ठीक ना, इतना ये कहा इन्होंने। कहा ह्रस्वस्य वर्णस्य अवर्णस्य, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम। ह्रस्व अवर्ण का जब हम प्रयोग माने उच्चारण करते हैं तो उसकी संवृत्त संज्ञा होती है। ठीक हो गया ना, स्पष्ट लिखिए। फिर जब हम इस अ का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, किताब में लिखेंगे, इसकी सिद्धि करेंगे। तो जब हम किताब में लिखते हैं अथवा इसके हम सिद्धि प्रक्रिया करते हैं, तो पहले अन्य स्वरों के समान, अन्य अच वर्णों के समान इस अ की भी कौन सी संज्ञा होगी, विवृत संज्ञा होगी। क्योंकि अभी इन्होंने बताया ना कि विवृतम स्वरणम, अर्थात विवृत वर्ण कौन है, सारे स्वर हैं। तो सारे स्वरों में अ का भी तो गणना कर दिया गया है, तो एक बार उसकी विवृत संज्ञा हो गई है, दोबारा समृत हो रहा था। समृत कब हो रहा है, जब हम उस अ का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे तब। लेकिन जब हम उसका सिद्धि करने लगते हैं, कोई वाक्य पद बनाने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तब वह अवर्ण जो अ था, ह्रस्व अ, वह अन्य स्वरों की तरह विवृत हो जाता है। इसके लिए इन्होंने वृत्तिकार ने लिखा प्रक्रिया दशायाम तु, प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव, विवृतमेव, अर्थात प्रक्रिया की दशा में, सिद्धि की दशा में, लिखने की दशा में वह जो अ है अन्य स्वरों की तरह विवृत कहलाएगा। किंतु जब हम उस ह्रस्व अ वर्ण का अ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तब वो संवृत कहलाएगा। बस इतना अंतर है। पूछा जाएगा कि जब अ वर्ण का हम उच्चारण करते हैं कौन सी संज्ञा होगी, समृत संज्ञा होगी। जब अ वर्ण का ह्रस्व अ का जब हम सिद्धि प्रक्रिया में प्रयोग करेंगे, उसको लिखेंगे या सिद्ध करेंगे, तब क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। इतना ही अंतर है दोनों में। ठीक हो गया ना। तो ये हो गया आपके पांचों अभ्यंतर प्रयत्न। हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं एक दूसरे डायग्राम के हिसाब से, जिसमें हम एकदम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। एकदम आसान होगा याद करने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए पहले हम पूरे स्वर लिख देते हैं। आप इसको डायग्राम अपने कॉपी में अच्छे से बना लेंगे। अ, ई, उ, री, ए, ओ, आए, आओ। न, अ, ई, उ, री, ए, ओ, आए, आओ 9 स्वर होते हैं। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं क,
ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। इतने ही हैं व्यंजन वर्ण। 33 प्रकार के व्यंजन वर्ण हैं। 5, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये 33 व्यंजन वर्ण हैं जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। या एकदम आसान है, आराम से आप लिखेंगे, आप जानते ही हैं। पूरा म तक हो गया, फिर अंतस्थ वर्णों क्या करना होती है, फिर अंत में श श ह आता है। भाई आप क ख ग घ पढ़ी तो ये यर अलावा श ख श ह क्षत्रज्ञ यदि पढ़ते हैं तो यर अलावा पहले गणना करते हैं तो पहले इसको लिख देते हैं। अब हम इसको अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे जिससे आप पकड़ लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो क से म तक, देखिए यहाँ म है तो इस क से लेकर के इस म तक कितने वर्ण हैं, तो 25 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 25 वर्ण। 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 25 वर्ण हैं। इसको कहा गया कि ये कौन से वर्ण हैं आपके, तो स्पृष्ट या स्पर्श व्यंजन वर्ण। यही एग्जाम में पूछा जाता है। कितनी संख्या है, 25। कहाँ से कहाँ तक, क से म तक। इन्होंने ने कहा ना कि स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्श वर्णों का जो प्रयत्न है, प्रयास है, वह स्पृष्ट कहलाता है। स्पृष्ट वर्ण स्पर्श वर्ण कितने हैं, तो कादयो मावसानाम स्पर्शाः। क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श संज्ञा होती है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब उसके बाद हमने कहा था ईसत स्पृष्ट। देखिए, दूसरे कलम का हम प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए, ये हो गया काला वाला आपका क्या, स्पृष्ट। अब देखिए, इन्होंने कहा कि ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्टम लिखा ना कि ईसत स्पृष्टम अंतःस्थम ना, अंतःस्था नाम, अर्थात जो स्पृष्ट स्पष्टम अंतःस्था नाम, अंतःस्था नाम, अर्थात जो अंतस्थ वर्ण हैं, इन अंतस्थ वर्णों की ईसत स्पृष्ट प्रयत्न होता है, संज्ञा होती है। अब ईसत स्पृष्ट माने जो अपने उच्चारण स्थान को कुछ ही स्पर्श करे। अच्छा, एक चीज हम बता दें, स्पृष्ट मतलब स्पर्श करना ना। इसके सामने क से लेकर के म तक के सामने आप लिख लीजिए विवाह। क्या लिखेंगे, विवाह। देखिए कैसे होता है, पति पत्नी। देखिए, पति पत्नी का जब विवाह हो जाता है तो पति अपनी पत्नी को कायदे से स्पर्श करता है, गले लगा लेता है एकदम बढ़िया से, उसमें कोई हया शर्म नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, वो डरता नहीं है, एकदम इसको खुले आम एकदम बढ़िया से कायदे से गले मिलता है, स्पर्श करता है ना। तो कहने मतलब कि जब हाँ शादी हो जाती है तब अपनी पत्नी पति को कायदे से स्पर्श करती है और पति पत्नी को कायदे से स्पर्श करता है। उसमें कोई डर भय नहीं रहता है, क्योंकि वह प्रामाणिकता
वो मिल चुका है उनको कि हाँ आपकी शादी हो चुकी है, अर्थात आप एक दूसरे को अच्छी प्रकार से स्पर्श कर सकते हो। उसी प्रकार से अब देखते हैं हम, तो देखिए कैसे स्पर्श कर रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ठीक हो गया। च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा दंत, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। देखिए अब हम जब बोलते हैं त, थ, द, ध, न, तो जीभ तुरंत दांत के पास एकदम कायदे से टच करती है त। अब आप जीभ को पीछे लेकर के बोलिए त, बोल ही नहीं पाएंगे जब तक वो टच नहीं करेगी। तो मतलब क्या? कायदे से टच कर रही है। प, ओठ को देखिए प, अब ऐसे मुँह करिए, अब बोल दीजिए प, नहीं बोल पाएंगे। प पूरा सदा प, फ, ब, भ, म, ट, ठ, ड, ढ, ड। मतलब कि ये जो वर्ण हैं पांचों, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, इन सारे स्थानों को कायदे से स्पर्श करते हैं। जिस प्रकार से विवाह के बाद पति पत्नी एक दूसरे को कायदे से स्पर्श करते हैं, तो उसी प्रकार से यह वर्ण भी अपने उच्चारण स्थान को एकदम अच्छी प्रकार से स्पर्श करते हैं। इसलिए इनको कहा गया स्पर्श व्यंजन वर्ण, कि जो अपने उच्चारण स्थान को एकदम 100% स्पर्श करे, उसमें कोई 99 94 ना, एकदम 100। देखिए आगे इसको कहा गया ईषत स्पृष्ट। ईषत माने कुछ ही, स्पृष्ट माने स्पर्श करे। तो इसके आगे आप लिखेंगे प्रेमी जोड़ा, प्रेम करने वाले लवर, ठीक है, LOVER ना, लव करने वाले जो लवर हैं उनकी बात इसमें आ जाती है। क्यों? आप देखते होंगे जीवन में, जो किए होंगे सो, जो नहीं किए होंगे वो भी देखते होंगे कि जो लड़का अथवा लड़की एक दूसरे से लव कर रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो वो लड़का ही अगर पहली बार लड़की से जब मिलता है, 2 बार मिला, 3 बार मिला, बात करते करते जब उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, लड़की भी को पता चल गया कि वो भी प्रेम करती है, वो भी प्रेम करता है, फिर भी लड़का यदि उस लड़की को स्पर्श करेगा, देखिए ऐसे धीरे से, कभी कभी हाथ ऐसे कर हटा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि भड़क जाए और निकाल के जूती 5-6 जूती ढाई दे का पा रहे, तब तो हो ही पूरा भूत उतर जाएगा प्रेम का। तो इसलिए वो डरता है, ऐसे टच करेगा हटा लेगा, नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। वैसे ही कभी ऐसे कंधे फाँथ रख दिया और डांट दिया, हाँ ये क्या करे, हटा ले तुरंत, मतलब डरते हुए, कायदे से स्पर्श नहीं करता है जैसे वो स्पर्श करते हैं पति पत्नी। तो इसलिए तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे? प्रेमी या लवर लिख देंगे, या प्रेमी जोड़ा जो भी हैं। तो किसके सामने? अंतःस्थ के सामने। अंतः, अब हम आपको जब अंतः व्यंजन वर्ण को बता रहे थे तो यही बताए थे ना कि यार लव करो, तो यार में यार लव मिल रहा था, तो उसने कहा हम नहीं करेंगे क्योंकि हम बीच में ससक के मर जाएंगे। अंतःस्थ, तो प्रेमी वहाँ था तो प्रेमी यहाँ भी आ रहा है। तो यही बात है कि ये अच्छे से स्पर्श नहीं करते हैं, डरते हुए स्पर्श करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं या रलवा होते हैं, ये अपने उच्चारण स्थान को थोड़ा ही स्पर्श करते हैं, पूर्ण से स्पर्श नहीं करते हैं। तो आप इसके सामने प्रेमी लिख करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। फिर अगला है आपका श, 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 ह। ये हैं जो ऊष्म व्यंजन वर्ण हैं, इनको क्या कहा जाता है? ईषद, ईषद विवृत, अर्थात जिसमें कुछ ही मुख खुला हो, पूर्ण रूप से मुख न खुला हो। श, श, इसमें गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म माने गर्मी। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारण करने में, बोलने में अंदर से गर्म वायु बाहर निकले, तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। श, 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 ह, पूरा एकदम गर्म वायु बाहर निकल रही है, तो श, 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 ह। देखिए जब क से लेके म तक क्लियर स्पर्श, प्रेमी पति पत्नी क्लियर, उतना आपका हो गया। यह अलावा प्रेमी जोड़ा ले गए, अंतस्थ व्यंजन ये हो गया, ईषद स्पृष्ट हो गया। अब व्यंजन में बचा क्या? यही तो बचा स, 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 ह, तो इसको ईषद विवृत कह दीजिए।
ठीक हो गया ना। चलिए ये हो गया ईसद विपरीत। अब आता है जो स्वर है, स्वरों को आप जानते ही हैं कि स्वर के लिए इन्होंने एक वृत्ति में लिखा कि विवृतम स्वराणाम, अर्थात जितने स्वर वर्ण हैं वो क्या हैं, विवृत हैं। क्या है, विवृत है। 5 प्रकार का था, एक था स्पृष्ट, दूसरा ईसद स्पृष्ट, तीसरा ईसद विवृत और चौथा था विवृत। तो क्रमानुसार चल रहा है, क से ले तक म तक ले लिए, स्पृष्ट हो गया खत्म। अब आता है ईसद स्पृष्ट, वो यर लवम चला गया। ईसद विवृत स स आ गया, तो बचा क्या, व्यंजन स्वर वर्ण बचे, पूरे स्वर वर्ण आपके हो गए विपरीत। अब इस स्वर में एक वर्ण बचता है आपका अ। इसी अ को लेकर के इन्होंने बताया कि यह जो अ है कैसा, तो हर्षव वाला। हर्षव जो अ है, इस हर्षव अ की कौन सी संज्ञा होगी, तो संवृत्त संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा, संवृत्त संज्ञा। तो संवृत्त कब होगा, जब हम इसका उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। संवृत्त न, जब इस अ का हम उच्चारण करते हैं, इस अ को बोलते हैं, तो इसकी संज्ञा होती है इस संवृत्त। और जब हम इसको लिखते हैं, किसी की सिद्धि कर रहे होते हैं, तो उस समय जैसे अ का सवर्ण दीर्घ है, तो उसमें अ के बाद न आ रहा हो, तो दोनों मिला के दीर्घ आ हो जाता है। अकर्षण दीर्घ पढ़े हैं, तो वहाँ जो अ हम लिख के बता रहे हैं वो क्या है, विवृत है। लेकिन जो अ हम बोल रहे हैं ये क्या है, संवृत है। वो भी सिर्फ ह्रस्व अ, आ अपलुत वाला अ ये नहीं माना गया, सिर्फ ह्रस्व अ ही समृद्ध संज्ञा कहलाएगा। ठीक हो गया ना। तो इस तरह से हम आप देखते हैं कि यह जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है यह 5 प्रकार का होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कैसे जानेंगे, आ फिर आप य त र 4 वर्ण और भ और न मिलाएंगे 5 वर्ण से हम अभ्यंतर समझ लेंगे। अभ्यंतर 5 प्रकार का होता है, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। देखिए स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत संवृत, ये 5 प्रकार जिसको हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो जहाँ तक होगा आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट ज़रूर लिखिए। और यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लिखा हुआ है आशुतोष माहेश्वर गंगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जितना से जितना हो सके इसको ज़रूर आप शेयर करिए। क्योंकि टेट, सुपर टेट से संबंधित बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि पैसे के अभाव में या सुविधा नहीं है जो बाहर जाके पढ़ सकें, तो ऑनलाइन ही यदि वो क्लास ले सके तो ज़रूर आप अपने मित्र परिवार कोई भी हो ज़रूर उनके मोबाइल पर शेयर करिए, जिससे वो इस चीज़ का अच्छी तरह से इस अभ्यंतर प्रयत्न को अच्छी प्रकार से समझ सकें। ठीक है, तो पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, नमः माहेश्वराय, जय हिंद।